राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज एक कंपनी जो कि ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज का भी काम करती है, साथ में जो डॉक्यूमेंट बनवाते हैं उसका भी काम करती है। जैसे कि हम लोग अगर कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। कंपनी का नाम है रेली पे, RNFI। रेली पे इसका ब्रांड है, RNFI कंपनी का नाम है। सो ये कंपनी जो है काफ़ी सारे काम करती है। जैसे हम लोग मनी ट्रांसफ़र का काम हो गया, आधार बैंकिंग का काम हो गया कि आधार कार्ड नंबर लगा के, अंगूठा लगा के हम पैसा निकाल सकते हैं। इनके जो ऑफिसेज होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, वहाँ से मनी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं किसी भाई को। अगर हम कैश वहाँ पे जमा करवा देते हैं, फिर वहाँ से फिर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी और को, या फिर हमारे अकाउंट में भी हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मिनी एटीएम की सर्विसेज भी इनकी ब्रांचेज में हमें प्रेजेंट रहती है। डिजिटल पेमेंट, आईटीआर की फाइलिंग, पैन कार्ड का कुछ सर्विसेज चाहिए होगा, कुछ बनवाना हो या फिर एडिट करवाना हो, ट्रैवल सर्विसेज जैसे बुकिंग वगैरह करवानी हो, यूटिलिटीज पेमेंट, बिल पेमेंट वगैरह करवाना हो। तो इस टाइप की जो काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं इनके ऑफिसेज में अवेलेबल होती हैं। इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज इस टाइप की कंपनियों की अवेलेबल होती हैं। ये ऐसी एकमात्र कंपनी नहीं है, मार्केट में ऐसी बतेरी बहुत सारी कंपनियां जो इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे राजस्थान में हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट की भी एक सर्विस प्रोवाइडर है, ई मित्र जिसको हम बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक सर्विस है, CSC नाम से। वो भी सर्विसेज इसी टाइप की प्रोवाइड करते हैं। उनको भी ये इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने साथ के अंदर में। सो उस टाइप से ये कंपनी काम करती है। इसकी खुद की भी ब्रांचेज हैं, और ये साथ में दूसरे एजेंट्स जो होते हैं प्राइवेट लेवल के ऊपर में, जो अपना ऑफिस खोल के बैठते हैं, उनको भी अपनी सर्विसेज यूज़ करने के लिए बोलते हैं। तो ये कंपनी है, स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। और ये कंपनी किस तरीके से पैसे कमाती है, तो हर सर्विस जो यूज़ करता है, कोई भी कस्टमर आता है तो उससे हर सर्विसेज यूज़ करने का कुछ अलग से एक्स्ट्रा फीस ली जाती है। उस फीस का कुछ एक बड़ा हिस्सा जो होता है, जो कर्मचारी जो बैठता है ऑफिस के अंदर में, उसको दिया जाता है, और उसका कुछ परसेंटेज कंपनी खुद रखती है। ये इनका एक वर्किंग बेसिक मॉडल होता है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश कर रही है यहाँ से, और लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास में। तो हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कंपनी के अब तक की परफॉर्मेंस को, और फ्यूचर में कैसे काम कर सकती है उसको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कंपनी को इन डेप्थ। सो बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं IPO की, तो यहाँ पे कंपनी ने 105 रुपये का कट ऑफ प्राइस यहाँ पे सेट किया है। 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में कंपनी का IPO खुलने वाला है। और यहाँ पर आपको 1,26,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है एक लॉट के साथ में, एक IPO फाइल लगाने के लिए। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो प्रमोटर लोग, उनके पास में IPO से पहले 89% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी, और IPO के बाद में 65% के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी ये पैसे उठाना क्यों चाह रही है, उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है, तो कंपनी बता रही है कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है लगभग 25 करोड़ रुपए की। खर्चा ज़्यादा है, पैसा कम है, या फिर कम पड़ सकता है फ्यूचर के अंदर में, जैसे जैसे कंपनी का काम बढ़ रहा है वैसे वैसे। तो 25 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरत है। और बाकी जो कंपनी को एक्सपेंडिचर करने हैं, जैसे नए ATMs खरीदना, लैपटॉप, सर्वर्स, क्योंकि कंपनी का ऑनलाइन ही बेसिक काम होता है। ऑफिसेज खरीद कर ऑफिसेज बना दिए, उनके अंदर ATM रख दिए, लैपटॉप्स लगा दिए, उसके बाद में सर्वर्स चाहिए जहाँ पे डेटा स्टोरेज हो सके या फिर फ्लो कर सके, जो भी काम कंपनी कर रही है। तो वहाँ उसके लिए कंपनी को लगभग 11 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और उसी के साथ में कंपनी 5 करोड़, 5.5 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको भी बढ़ाना चाहती है, ऐप्स वगैरह डेवलप करने के लिए और अच्छे से। तो ये कंपनी के बेसिक रिक्वायरमेंट है पैसे उठाने के पीछे, और कंपनी के जो एक्चुअल काम है उसके साथ में अलाइन कर रहे हैं काम, जो भी कंपनी पैसे मांग रही है जिस चीज़ के लिए ना, दैट्स फाइन। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी की अब तक की जो परफॉर्मेंस रह रही है वो किस टाइप से है। तो कंपनी की यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये गलत है। इसके लिए हमें कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं। सॉरी, कंपनी की जो RHP प्रोवाइड की है कंपनी ने, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, उसमें चलते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की ये रेवेन्यूज़ हैं। तो 128 करोड़ 2022 के अंदर में रेवेन्यू था, फिर बढ़ कर के हो गया 1,066 करोड़ का रेवेन्यू, और फिर 935 करोड़, मतलब यहाँ पर डिक्लाइन हो गया है। अब यहाँ पे डिक्लाइन क्यों हुआ है, इसके पीछे कंपनी ने जो मेन रीज़न जो बताया है वो ये है कि कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द जो पैसा आ रहा है, जो पैसा आता है वो आता है कि, एक सेकंड, जो मनी एक्सचेंज होता है उससे आता है। सो यहाँ पर इस साल कंपनी बोल रही है कि इनके मनी एक्सचेंज वाला जो बिजनेस है उसके अंदर में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसका अगर हमें पता करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है फ्रॉम एट्रीब्यूशन टू डिक्रीज इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट बीइंग फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज। ये इसका जो डिक्लाइन आया है, इसकी वजह से कंपनी का ओवरऑल जो रेवेन्यू है उसमें भी डिक्लाइन आ गया है, राइट।
सो यहाँ पे भी हम लोग देख पाएंगे कंपनी का फुल फ्लेज मनी चेंजर सर्विसेज। तो यहाँ पर ये 70% कंपनी का रेवेन्यू का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसके इसके अंदर डिक्लाइन आएगा तो फिर कंपनी के रेवेन्यू में भी डिक्लाइन आएगा ही, राइट। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है ओवरऑल। नेक्स्ट अगर देख ले हैं यहाँ देखते हैं यहाँ पर कि और कोई अगर कंपनी की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड। ओके, ओके, 1 सेकेंड। हाँ, तो यही कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं कंपनी के, ये तो हो गए अब जो टॉप लाइन होता है, टॉप लाइन रेवेन्यूज डिक्रीजिंग साइड में चल रहा है, और जो बॉटम लाइन जो प्रॉफिट्स हैं वो किस साइड में चल रहे हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है यहाँ पे 9 करोड़, 5 करोड़ थे, फिर 5 करोड़ रहे, फिर यहाँ पर अगेन इस साल इंक्रीज हो गया है 10 करोड़। रेवेन्यू डिक्रीज हो गए हैं बट नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए हैं। तो हर आईपीओ में ही हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और आईपीओ ये जो कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही हैं, इनके रेवेन्यूज़ डिक्रीज हो जाते हैं, नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं, और साथ में एक चीज़ और होती है, इनके ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं अचानक से। यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स 10 करोड़ हुए हैं इस साल, तो इनके जो नेट ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं नॉर्मली जिस रेंज में रहते हैं उससे 15 करोड़ से बढ़ गए हैं। यहाँ पे 12 करोड़ था 2022 के अंदर में ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर 14 करोड़ हुआ। इस साल इनके नेट प्रॉफिट्स अचानक से इंक्रीज हो गए ट्रेड रेवेन्यू घटने के बावजूद भी, तो इनके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो लगभग डबल हो गए। मतलब गणित देख रहे हो कितनी भयंकर चलती है। तो ये कैसे हो जाते हैं, अब ये लीड मैनेजर्स बता सकते हैं, और या फिर ये जो बैंकर्स होते हैं ना, जो इनको हेल्प करते हैं लेके आने में आईपीओ की इन कंपनियों को, वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। बाकी समझने वाले समझ जाते हैं कि ठीक है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि यहाँ पे कंपनी की जो बैलेंस शीट है इसके अंदर में कहाँ दिक्कत है, तो इनकी बैलेंस शीट में मेरे को मेन दिक्कत तो सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स में दिखाई देती है। बाकी यूजुअल बेसिक देखा जाए तो नॉर्मल दिख रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ खास दिक्कत यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। और ट्रेड रिसीवेबल्स के अगर सेगमेंट को हम लोग देखते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट में भी कुछ खास इश्यू है नहीं, बिकॉज इनका ट्रेड रिसीवेबल 6 मंथ्स ओल्ड में ही रह रहा है। पास्ट ईयर्स के जो ट्रेड रिसीवेबल्स को चेक करते हैं तो 6 मंथ्स ओल्ड ही है यूजुअली, बाकी जो पैसा है वो नॉर्मली रिकवर हो रहा है। इस साल जो है इनका ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गया है, बाकी इसमें 6 महीने और 1 से 2 साल पुराने भी ट्रेड रिसीवेबल्स अवेलेबल हैं। सो ये थोड़ा सा इस साल जो है रिस्की पैटर्न में चला गया है इनका ट्रेड रिसीवेबल वाला सेगमेंट। ये थोड़ा सा फ्यूचर में दिक्कत कर सकता है, देयर आर चांसेस। अब देख लेते हैं कंपनी की एक बार और जो बेसिक डिटेल्स होते हैं कंपनी की, इन डेप्थ आरएसपी के अंदर में जो डिटेल्स दी हुई हैं। तो कंपनी के ऊपर में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स 2 चल रही हैं, इनमें से हमने एक को रीड करने की कोशिश किया यहाँ पे। तो जो मेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो मेरे को भी एक बड़ा अजीब सा लगा इनके ऊपर। ये भी किसी टाइप की क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है क्या? मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर में 2,000 रुपये का चालान कटा है, तो चालान जो कटता है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर में आता है, मुझे भी नहीं पता था, बट यहाँ पर ये ही इनका केस है। दूसरा दूसरे और कोई यहाँ पे केस है नहीं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं इनके ऊपर इसके अलावा कोई केसेस, तो बाकी जो मेनली कंपनी ने केसेस कर रखे हैं, सो इस टाइप की जो कंपनियाँ होती हैं यूजुअली ऐसे केसेस उनके ऊपर में चलते रहते हैं। 3 लाख के, 4 लाख के, 5 लाख के, 6 लाख के, 10 लाख के, इस टाइप के केसेस काफ़ी सारे 29 केसेस चल रहे हैं जो इन्होंने कर रखे, कंपनी ने कर रखे हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं ये कंपनी के कुछ रिलेटेड पार्टी हैं, रिलेटेड पार्टीज़ जो कि कंपनी की सब्सिडरीज हो गई, रिलेटेड दूसरी कंपनियां हो गई, प्रमोटर्स की दूसरी कंपनियों के अंदर में जो स्टेक होता है उस टाइप से। तो उन रिलेटेड पार्टीज़ को ये कंपनी ने लोन दिए हैं, लोन वापस लिया है, और कंपनी ने बीच में इंटरेस्ट कमाया। तो ये काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, जो कि काफ़ी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं यहाँ पर और कोई कंपनी की जितने भी सब्सिडरीज़ हैं, वो जो भी प्रीमाइसेस जो भी ऑफिस वगैरह यूज़ कर रही हैं वो कंपनी के नहीं हैं, वो उन सब्सिडरीज़ के नहीं हैं, वो सारे ही लीज पर रेंट के ऊपर में हैं। और ये जो कंपनी जो मेन कंपनी है RNFI, ये जो ऑफिस यूज़ कर रही है इसका सिर्फ ये पर्टिकुलर रजिस्टर्ड ऑफिस है, यही केवल ओन्ड है कंपनी द्वारा। बाकी सारी ब्रांचेज जितनी भी हैं सारी की सारी लीज पर हैं, कोई भी ओन्ड नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं उनके ऊपर में जो जो
डिपेंडेंसी है वो टाइम के साथ में घटती ही जा रही है। नाउ दैट्स अगेन गुड। बट ऐसे यूजुअली ऐसी कंपनियों के जो कस्टमर्स जो होते हैं वो बेसिकली ब्रांचेज होती हैं, तो जितनी कंपनी ब्रांचेज खोलेगी उतनी ही ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट है। तो यहाँ पर इनिशियली कंपनी की ब्रांचेस कम थी तो वहाँ से मेनली रेवेन्यू कंपनी का उन ब्रांचेस से आएगा। बाद में कंपनी की ब्रांचेस बढ़ी बढ़ी तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक दो ब्रांचेस के ऊपर में डिपेंडेंसी कम हो गई। तो इनकी तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस खोलेंगी इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है इनके लिए। तो ये होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, तो इनको जल्दी से जल्दी अपना ब्रांचेस खोलने में ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखते हैं ये कंपनी की बेसिक स्ट्रक्चर है कि कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो ये सर्विसेज हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये मनी चेंजर, इंश्योरेंस ब्रोकिंग वाला सर्विस है। इंश्योरेंस जो कि काफ़ी लोग जैसे गाँव में होते हैं उनको इंश्योरेंस करानी गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, राइट। तो उसके उससे कंपनी इस टाइप की जो ऑफिस है उसके ऑफिस में जाके वो लोग जो बोल सकते हैं कि हमको इंश्योरेंस लेना मेरी गाड़ी का, तो इनसे भी वो इंश्योरेंस ले लेते हैं और इनके साथ में कंपनी के साथ में दूसरी कंपनियाँ टाइप कर लेती हैं इंश्योरेंस वाली। इसी तरीके से ये मनी एक्सचेंज वाली सर्विसेज हैं। जैसे कोई भाई को ज़रूरत पड़ गई, किसी ने भेज दिए बाहर से पैसे भेज दिए इंडिया के अंदर में, तो उन्होंने चेंज करके इनको दे दिए, यहाँ के रिलेटिव्स को दे दिए, यहाँ से इन्होंने बाहर भेज दिए अपने किसी मतलब रिलेटिव को भेजा, राइट। तो वो सर्विसेज कंपनी की वहाँ से मेनली इसका रेवेन्यू आ रहा है, मेन रेवेन्यू। इसी के साथ में कंपनी पैन कार्ड सर्विसेज वगैरह दूसरी जो सर्विसेज देती है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। यही कंपनी का पूरा ओवरऑल हमारे पास में डेटा था। अब इस एक बार इसी कंपनी को कंपेयर करके देख लेते हैं दूसरी जो ऑलरेडी इसी टाइप काम करती हैं उन कंपनियों के साथ में। तो यहाँ पे BLS ई सर्विसेज एंड MOS यूटिलिटी लिमिटेड, ये दो कंपनियाँ हैं। तो इनके साथ में अगर कंपेयर करके देखें तो P/PB रेशियो के हिसाब से कंपेरिजन करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले P रेशियो तो प्रेजेंट डेटा है जो कि मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ लग रहा है, बट स्टिल वी लेट्स ट्राई टू compete विद दिस। ये इन्होंने क्यों मतलब इतना ज़्यादा अचानक से क्यों दिखाने की कोशिश किया है उसको एक बार ट्राई करते हैं। तो इसका 10 का नेट प्रॉफिट है और कंपनी का जो यहाँ पे डेटा है उसके अकॉर्डिंग 262 करोड़ रुपीज़ की कंपनी ने अपना पूरा वैल्यू लगाया है इस IPO के अंदर में। तो यहाँ पे 26 का P रेशियो आ गया उसके हिसाब से। तो इस कंपनी का है 68 का P रेशियो और इसका है 48 का P रेशियो। सो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये कंपनी अगर पिछले साल के डेटा के हिसाब से चलता तो क्या होता। तो इसका जो P रेशियो रहता वो लगभग लगभग कितना 48 के आसपास या 50 के आसपास जाता। सो 58 का जो P रेशियो है उसको अगर कंपेयर करके देखते तो ये 68 है, ये 48 है। सो इन कंपनियों के आसपास में चला जाता तो एक सस्ती कंपनी नहीं लगता कि ये कंपनी जो है ज़्यादा कमाई कर रही है, ऐसा फील नहीं होता। मार्केट को एक अच्छी कंपनी प्रतीत नहीं होती जो IPO लेके आ रही है कंपनी। इसलिए यहाँ पर जो आज अचानक से ये जो नेट प्रॉफिट्स ये बढ़ा दिए तो P रेशियो सुधर गया। P रेशियो सुधर गया जो मार्केट में जो अवेलेबल कंपनियाँ उनके इस मुकाबले कंपनी अच्छी लगने लग गई, चाहे नहीं है फिर भी लगने लग गई। तो यहाँ पे अगर लेटेस्ट P के हिसाब से, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो फिर हमें P रेशियो इसका कंपनी का सुधरा हुआ नज़र आता है कंपेरेटिवली। तो अगर इसी की बात करें तो कंपनी ठीक है, कमाई अच्छी कर रही है रिलेटेड कंपनी के हिसाब से मुकाबले लिस्टेड कंपनी जो कंपेरेटिवली अच्छी लग रही है। बट PB रेशियो तो वो दिख रहा है नेटवर्थ इज़ 31 करोड़ रुपीज़ एंड 70 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे उठा रहे, तो 100 करोड़ रुपीज़ के आसपास में 100 का 2.6 का PB रेशियो निकल के आता है। उसके मुकाबले यहाँ पे 4.95 और इसका है 6.90। तो इसके मुकाबले क्लियर कट दिखता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसने अपने एसेट्स के मुकाबले वैल्यू ठीक लगाई है कंपेरेटिवली दूसरी कंपनियों के मुकाबले। सो ओवरऑल कंपनी जो IPO लेके आ रही है वो कंपेयर करने के अंदर में जीत जाती है और वैल्यू थोड़ी बहुत इसके अंदर में दिखती है। मार्केट ने दूसरी कंपनियों को अच्छी वैल्यू दे रखी है। सो आई थिंक ऑलरेडी IPOs का बूम चल रहा है और कंपेरेटिवली ठीक बैठ रही है। ओवरऑल भी कंपनी ठीक बैठ रही है, बट द कुछ कंसर्न्स यहाँ पर हैं कि कंपनी का जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो मनी एक्सचेंज से आ रहा है जिसका डिक्लाइनिंग फेज चल रहा है। और दूसरी चीज़ें इस कंपनी का मेरे को थोड़ा सा जो फंडामेंटल मॉडल है जो कि जैसे हो गया पैसे भेजना, कैश का जैसे जैसे ट्रांजैक्शन ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे इस कंपनी के ऊपर में भी दिक्कत फ्यूचर में आ सकती है। लोग आजकल UPI यूज़ कर रहे हैं, कैश यूज़ नहीं करेंगे तो फिर इस टाइप के ऑफिस में जाने का जो लोगों का रुझान है वो फ्यूचर में कम हो सकता है।
थर्ड, आजकल जैसे इंश्योरेंस हो गया, फिर बाकी जितनी भी सर्विसेज हो गई, सारी लोगों के हाथ में मोबाइल पे हैं। तो उनको अगर थोड़ा सा ही नॉलेज फ्यूचर में हो जाएगा आज, क्योंकि आजकल घर से बाहर नहीं निकलना चाहता कोई भी, यूट्यूब पे देख के भी बेसिक काम होते हैं वो कर सकता है। सो अभी भी काफ़ी जगहों पे ये सर्विसेज का यूज़ कम लोग जाते हैं इनके ऑफिसेज़ के अंदर में, बट स्टिल बहुत बड़ा मार्केट इससे शिफ्ट हो रहा है दूसरी, मतलब अपने सेल्फ पे शिफ्ट हो रहा है। तो इसके फ्यूचर के ऊपर में मेरे को थोड़ा सवाल है इस कंपनी के ऊपर में। बट अब देखते हैं कब तक ये सरवाइव कर पाती है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ये कंपनी जो है फ़िलहाल के तौर के ऊपर में एक सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर में चलती हुई नहीं दिख रही है। मुझे नहीं लग रहा सस्टेन कर पाएगी। फ्यूचर के अंदर में दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आ सकती हैं। और बाकी कंपेरेटिवली ठीक है। और आईपीओ के हिसाब से अगर देखा जाए तो जीएमपी अगर एक बूम बनता है तो फिर एक लिस्टिंग गेन के लिए भी इसमें चेक किया जा सकता है। आप लोग अपने हिसाब से और ज़्यादा स्टडी करके अप्लाई कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के। बेसिकली अगर देखा जाए तो जीएमपी ज़्यादा होता है तो फिर एक लिस्टिंग गेन अच्छी खासी मिलने की उम्मीद होती है। तो यहाँ पर आज के दिन जो जीएमपी है वो 19% का है। बट ये अगर वो बढ़ता है फ्यूचर में लगभग 70% से ऊपर जाता है तो लिस्टिंग गेन के लिए एक बार अप्लाई करने में आप लोग इंटरेस्टेड ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के, राइट। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़े रिस्क हैं, और लिस्टिंग गेन के लिए ठीक है अगर ये 70% से ऊपर रहता है। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।